हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लुई फिलिप के बारे में। एक्चुअल में लुई फिलिप कौन था, वो कहाँ का राजा था और उसका कार्यकाल कैसा रहा, उसका पतन कैसे हुआ और उसने समाज के लिए कौन कौन से कार्य करे, ये सब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक। तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आ सकता है। लुई फिलिप कौन था? 1848 की फ्रांस की क्रांति के कारण का वर्णन कीजिए। यानी हम जान चुके हैं तीन क्रांतियां हुई थी। एक हुई थी 1798 में। उस समय जो लुई 14वां था उसको, वहाँ का डिक्टेटर था यानी राजा था, उसको हटाया गया। फिर से दोस्तों, फिर उसके बाद वहाँ पे चार्ल्स दशम आए और लुई 18 आए। वो भी एक ख़राब राजा सिद्ध हुए, उसके बाद उनको भी हटाया गया 1830 की क्रांति के बाद। फिर से सोचा गया कि फिर से हालात अच्छे होंगे फ्रांस में, मगर फिर से दोस्तों जो लुई फिलिप था उसने कि उसका वो भी वहाँ का जो शासन था उसको अच्छी तरह से नहीं संभाल पाया और अन्यथा 1848 की क्रांति फिर से हुई। दोस्तों यहाँ पर जो फ्रांस की जनता है दोस्तों, उसको जैसे लगता है शौक था क्रांति करने का, ठीक है। और इतने वो रूसों के वहाँ के जो दार्शनिक थे उनके विचारों से इतना ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि ज़रा सा भी वो अत्याचार झेल नहीं सकते। तो अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करते रहना, अपने हक की लड़ना, ये अच्छी बात है। और ये फ्रांस की वजह से ही जो दूसरे इतने सारे रिफॉर्म्स आए हैं, जैसे जर्मनी में डिक्टेटरशिप का अंत होना और इंग्लैंड में डिक्टेटरशिप का अंत होना, जो नीचे वर्ग के हैं, मिडिल क्लास हैं, उनको राइट्स मिलना, तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई। इसी मारे दोस्तों फ्रांस को सभी क्रांतियों की जननी कहा जाता है। इसके बाद जब फ्रांस के लोग मोटिवेट हुए आपके क्रांति करने के कारण, तो उसके जो बगल के राष्ट्र थे, जो पड़ोसी राज्य थे, देश थे, वो भी दोस्तों फ्रांस से मोटिवेट हुए, प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो चलिए, वैसे हम लोग 1848 की फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं और इसमें जो मुख्य किरदार था लुई फिलिप, उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लुई फिलिप के शासनकाल की विवेचना कीजिए, उसकी नीतियाँ किस हद तक 1848 की क्रांति के लिए जिम्मेदार थी। तो हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया है कि 1848 की जो क्रांति थी उसके जो मुख्य मुख्य कारण था वो दोस्तों लुई फिलिप था। अब जाहिर सी बात है, उसने जो पॉलिसीज़ पास करी होंगी वो भी उनका कारण बनी होंगी। तो लुई फिलिप का शासन काल, द रीजन ऑफ लुई फिलिप 1830 टू 1848, ठीक है। 1830 में जब क्रांति हुई उसके बाद लुई फिलिप वहाँ का राजा बना और 1848 में उसको राज की गद्दी से उतार दिया गया। लुई फिलिप का राज्यरोहण यानी उसका एक तरह से राज्य अभिषेक। लुई फिलिप का पिता फिलिप इगलाइट फ्रांस के सम्राट लुई 16वें का चचेरा भाई था, ठीक है। फिलिप इगलाइट फ्रांस के सम्राट लुई 16वें का चचेरा भाई था, यानी वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी उन्हीं से उसका रिश्ता नाता था। चार्ल्स दशम के पतन के बाद, जो कि 1830 में हुआ था, वो इंग्लैंड भाग गया था, के बाद लुई फिलिप 57 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का राजा बना। 57 1830 ईस्वी की क्रांति के उपरांत फ्रांस में राज सत्ता कुलीन वर्ग के हाथ से निकलकर मध्यम वर्ग के हाथ में आ गई और रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी युग के स्थान पर उदारवाद के युग का श्री गणेश हुआ। फ्रांस के समाजवादियों ने लुई फिलिप को फ्रांस का राजा बनाना स्वीकार कर लिया। गद्दी पर बैठते ही लुई फिलिप ने समाजवादियों व लोकतंत्रवादियों के सिद्धांतों का स्वीकार कर लिया। यानी शुरू में समाजवादी सिद्धांत और लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों को उसने अपनाया। ये मध्यम वर्ग का सम्राट था। फ्रांस का बोनापार्टिस्ट दल देश में नेपोलियन के उत्तराधिकारियों का राजा बनाने का इच्छुक था, लेकिन लुई फिलिप ने उस दल के साथ सहानुभूति व्यवहार करके उनका समर्थन भी प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, उसने फ्रांस की जनता को संतुष्ट करने के लिए फ्रांस का राजा के स्थान पर फ्रांसीसियों का राजा की उपाधि धारण की। पहले ये उपाधि ईश्वर की इच्छा से ग्रहण की जाती थी, लेकिन फिलिप ने ये उपाधि राष्ट्र की इच्छा से ग्रहण की। उसने क्रांतिकारियों के तिरंगे झंडे का सम्मान किया और क्रांतिकारी गानों को राष्ट्रीय गानों के रूप में मान्यता दे दी। उसने उच्च पद कुलीनों के हाथ से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों को प्रदान कर दिए गए।
इन कार्यों से फिलिप ने फ्रांस की जनता का सहयोग और सहानुभूति कर ली, यानी प्राप्त कर ली, और वह जानता था कि इच्छा से शासन करने लगा। वह जनता की इच्छा से शासन करने लगा। जनता उसे नागरिक बादशाह के नाम से पुकारने लगी, यानी नागरिकों का बादशाह, और इतिहास में उसका नाम जुलाई राजतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लुई फिलिप की सुनहरी मध्यम नीति, यह दोस्तों ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि जुलाई राजतंत्र के नाम से कौन जाना जाता है, तो लुई फिलिप। लुई फिलिप की सुनहरी मध्यम नीति। लुई फिलिप ने फ्रांस के मध्यम वर्ग का पक्ष लेकर सभी को संतुष्ट करने की अनोखी नीति अपनाई, जो इतिहास में सुनहरी मध्यम नीति के नाम से विख्यात है। लेकिन उसकी ये नीति साधारण जनता को संतुष्ट ना कर सकी। लुई फिलिप बूढ़े सम्राटों के समान निरंकुश और स्वेच्छाचारी न था, वह धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसने फ्रांस की राजक्रांति में भाग लेकर काफ़ी यश प्राप्त किया था, इसलिए उसने गणतंत्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए क्रांति के तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार कर लिया और स्वयंसेवक दल की भी स्थापना कर दी। बोनापार्टिस्टों को प्रसन्न करने के लिए उसने सेंट हेलेना से नेपोलियन बोनापार्टो की अस्थियां फ्रांस मंगवाई और पेरिस में बूर्बो सम्राट की समाधियों के निकट उसकी एक भव्य समाधि बनवा दी। उसने वर्साय राजप्रासाद को फ्रांसीसियों के गौरवपूर्ण युद्धों और क्रांतिकालीन घटनाओं के चित्रों से सजवा दिया और जनसाधारण के दर्शन के लिए उसे खुलवा दिया। उसने उग्र राजसत्तावादियों और बुर्जुआ व्यक्तियों का शासन स्थापित किया। उसने उद्योगपतियों और व्यापारियों को नौ प्रकार के, यानी कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। लोगों को लेखन, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। उसने अपने शासन की आधारशिला सुनहरी मध्यम नीति पर आधारित की, लेकिन उसकी ये नीति बुरी तरह विफल रही। तो दोस्तों देखने में तो बहुत ज़्यादा सबको इसने खुश करने की कोशिश करी, और ख़ासकर जिस दल से ये निकला था, जिस दल ने इसको राजा की गद्दी तक पहुंचाया था, उसने इसको बहुत सारी सुविधाएं दी। मगर क्या कारण रहा दोस्तों इतनी ज़्यादा सुविधाएं देने के कारण, सबको खुश रखने के कारण भी क्या ऐसे कारण रहे कि ये उसके बाद भी 1848 की फ्रांस की जनता फिर से क्रांति करने लगी? क्या उसको शौक था फ्रांस की जनता को क्रांति करने का? लुई फिलिप की गृह नीति। लुई फिलिप की गृह नीति इस प्रकार रही। लुई फिलिप ने मताधिकार की संपत्ति योग्यता समाप्त कर दी, जिसके फलस्वरूप मतदाताओं की संख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई। यानी पहले आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ संपत्ति होती थी, कुछ स्पेसिफिक होती, जैसे आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, वहाँ की जो करेंसी है उसके हिसाब से। अगर आपके पास इतनी संपत्ति है तो आपके पास वोटिंग राइट है। तो पहले का ऐसा सिस्टम था, जो 1830 से पहले सिस्टम था। मगर बाद में जब लुई फिलिप आया तो उसने ये जो एक तरह से लेवल था, आपके पास इतनी संपत्ति हो, तो इस बाउंडेशन को हटा दिया, इस रूल को हटा दिया कि अगर आपके पास आप निर्धन भी हो तब भी आपके पास वोटिंग राइट रहेगा। फ्रांस में भाषण, लेखन और प्रेस आदि पर से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए गए। इससे पहले जो वहाँ का चाल दशम था वो काफ़ी प्रतिक्रियावादी राजा सिद्ध हुआ था। उसने क्या करा था, भाषण देने पर, लेखन पर, प्रेस आदि पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। मगर बाद में जब लुई फिलिप आए तो उन्होंने इस प्रतिबंध को हटा दिया। 1814 ईस्वी के संवैधानिक चार्टर में संशोधन करके उसमें जनता के कुछ अधिकार और बढ़ा दिए। देश में सार्वजनिक कार्यों का संपादन करने के लिए व्यक्तिगत कंपनियों को प्रोत्साहन दिया, यानी जो प्राइवेट कंपनी थी उनको एक तरह से प्रमोट करा। एक तरह से कहते थोड़ा बहुत प्राइवेटेशन की जो दरबार जो रहा था, जो गेट था, उसको खोला। देश के विभिन्न भागों में रेलों का विस्तार किया, ये अच्छा काम। 1833 में, यानी 33 साल के कार्यकाल में, एक शिक्षा अधिनियम पारित किया। 1841 ईस्वी में एक कारखाना अधिनियम पारित किया। 8वां, लुई फिलिप ने रोम के पोप से एक समझौता करके फ्रांसीसियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी। 9वां, 1846 ईस्वी में फ्रांस में एक स्वतंत्र व्यापार संघ की स्थापना गई। लुई फिलिप ने जनसाधारण के श्रेष्ठ व्यक्तियों को सम्मानजनक उपाधियां प्रदान की, लेकिन लुई फिलिप की गृह नीति सफल ना हो सकी। उसने लुई ब्लॉ
और थियर्स द्वारा रखी गई मजदूरों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया और केवल फ्रांस के मध्य वर्ग को संतुष्ट करने में ही लगा रहा। उसके शासन की स्थान स्थान पर यानी जगह जगह पर हंसाई होने लगी या लोग उन पर हंसने लगे। फ्रांस का वैधानिक शासन व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण राष्ट्रीय हितों को खो बैठा। सरकारी कर्मचारी और उच्च पद अधिकारी भ्रष्ट हो गए। प्रतिनिधि सभा राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा न बनकर केवल मध्यम वर्ग के हितों की संरक्षक बन गई। इसलिए देश के समाजवादियों और मजदूरों आदि ने सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी और लुई फिलिप के शासन को व्यर्थ का बकवास कहना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे दोस्तों कीड़े पड़ने लगे, ठीक, इनके शासन में। चौथा, लुई फिलिप की विदेश नीति। लुई फिलिप की विदेश नीति भी उसकी गृह नीति के समान विफल रही। फ्रांस की जनता अवसरवादी और विस्तारवादी नीति की इच्छुक थी, यानी जब अवसर मिले हम लोग को उस पर झपट मारना चाहिए, इस तरह की। नेपोलियन के युग के गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहती थी, लेकिन लुई फिलिप मैटरनिक के भय के कारण जनता की आकांक्षा को पूरा करने में असफल रहा। संक्षेप में उसकी विदेश नीति इस प्रकार रही। उसकी विदेश नीति अब देखेंगे। बेल्जियम ने लुई फिलिप के पुत्र को अपना राजा घोषित किया, लेकिन इंग्लैंड का विदेश मंत्री पामस्टन इसके विरुद्ध था, ठीक, क्योंकि वह फ्रांस के प्रभाव से बेल्जियम को मुक्त रखना चाहता था, ठीक। तो ये था, तो जो बेल्जियम का राजा था वो बेटा था किसका, आपके लुई फिलिप का। और ये नहीं चाहता था, जो इंग्लैंड के विदेश मंत्री था पामस्टन, वो नहीं चाहता था कि जो बेल्जियम है उस पर फ्रांस का प्रभुत्व रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका बेटा बैठा है तो वहाँ पर उसका प्रभाव तो रहेगा ही अपने बाप का। पामस्टन ने इस मामले में हस्तक्षेप करके जून 1831 में महारानी विक्टोरिया के चाचा प्रिंस लियोपोल्ड को बेल्जियम का राजा बना दिया ज़बरदस्ती। प्रिंस लियोपोल्ड ने बेल्जियम की जनता को संतुष्ट करने के लिए लुई फिलिप की पुत्री से विवाह कर लिया। तो ये इसको बोलते हैं दोस्तों राजनीतिक शादी। लेकिन फ्रांस की जनता इस विवाह से प्रसन्न होने के स्थान पर अत्यधिक रुष्ट हो गई। पूर्वी समस्या। लुई फिलिप ने पूर्वी समस्या में हस्तक्षेप करके फ्रांस के गौरव को बढ़ाने का प्रयत्न किया, यानी जो पूर्वी संहति जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें इन्होंने टांग अड़ा दी, ठीक, जिसकी वजह से इनकी जो नीतियां थी थोड़ी बहुत विफल होने लगी। इनकी फॉरेन नीति थी, जो यूनान का या स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था वहाँ पर इनकी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। 1836 ईस्वी में टर्की के सुल्तान, और ये टर्की है मिस्र है, इसके पास दोस्तों यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था क्योंकि यूनान में पड़ता है। 1836 ईस्वी में टर्की के सुल्तान और मिस्र के पाशा अहमद अली के मध्य सीरिया के प्रश्न पर युद्ध आरंभ हो गया, यानी सीरिया किसके राज्य में आएगा। थियर्स के नेतृत्व में फ्रांस ने मिस्र के पाशा अहमद अली का पक्ष लिया, लेकिन इंग्लैंड और रूस ने टर्की का समर्थन किया, ठीक। इंग्लैंड के विदेश मंत्री पामर्टन ने पूर्वी समस्या को सुलझाने के लिए 1540 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, लेकिन फ्रांस के प्रतिनिधियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। लंदन सम्मेलन के प्रतिनिधियों में मिन के पाशा अहमद अली को इस बात के लिए विवश किया गया कि वह सीरिया और क्रीट टर्की के सुल्तान को प्रदान कर दे। लंदन सम्मेलन से लुई फिलिप अत्यधिक रुष्ट हुआ और उसने इंग्लैंड को युद्ध की धमकी दी। पामस्टन ने उसकी धमकी को स्वीकार करके युद्ध की तैयारियां करनी शुरू कर दी। इस पर लुई फिलिप भयभीत होकर चुप बैठ गया। उसके इस कार्य से फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव को गहरा आघात पहुंचा। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी हैं इन्होंने अपनी डिसरिस्पेक्ट माना कि लुई फिलिप को यहाँ पर युद्ध करना चाहिए था। ऑस्ट्रिया। लुई फिलिप ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैत्रीपूर्ण, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया आपका जर्मनी के पास पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का आपने सुना होगा मेटरनिक, तो मेटरनिक
एक वहाँ का घोर प्रतिक्रियावादी शासक था ऑस्ट्रिया का। लुई फिलिप ने ऑस्ट्रिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उसने ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी चांसलर मैटरनिक की नीति का समर्थन करके 1839 ईस्वी में इटली, पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड की क्रांतियों में कोई हस्तक्षेप न किया। उसकी ये नीति से फ्रांस के क्रांतिकारी नेता उसके विरुद्ध हो गए, क्योंकि फ्रांस के क्रांतिकारी नेता सेकुलैरिटी में, ठीक है, सेकुलैरिटी में, लिबर्टी में विश्वास रखते थे, और जो मेटरनिक की पॉलिसीज थी वो इसका घोर विरोध करती थी। ठीक, तो उसका जो समर्थन करेगा, जाहिर सी बात है दोस्तों, जो फ्रांस के जो नेता होंगे वो तो उससे रुष्ट हो ही जाएंगे। स्पेन। लुई फिलिप ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को वचन दिया था कि वह स्पेन के राजवंश से वैवाहिक संबंधों की स्थापना न करेगा, लेकिन जब इंग्लैंड के विदेश मंत्री पामर्टन ने उसे बार बार अपमानित किया तो उसने रुष्ट होकर अपने छोटे पुत्र का विवाह स्पेन की महारानी की बहन राजकुमारी इन्फेंटा मेरिया के साथ कर दिया। लुई फिलिप ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ही स्पेन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, इसलिए इससे फ्रांस की जनता और इंग्लैंड दोनों ही असंतुष्ट हो गए। लुई फिलिप का असफल नीति के कारण। लुई फिलिप की नीति की विफलता के निम्नलिखित कारण थे। अब देखिए, लुई फिलिप की विदेश नीति की कटु आलोचना, स्विट्जरलैंड की क्रांति में क्रांतिकारियों के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी का समर्थन करके उसने फ्रांस की उदारवादियों को अत्यधिक असंतुष्ट कर दिया। यानी स्विट्जरलैंड में जो क्रांति हो रही थी मेटरनिक नीति के खिलाफ, तो मेटरनिक नीति को इन्होंने समर्थन दे दिया था। ठीक है, और मेटरनिक नीति थी वो लिबर्टी और सेकुलैरिटी, इसके विरुद्ध थी, फ्रीडम के। ठीक, तो जाहिर सी बात है, और फ्रांस के लोग इसके बहुत ज़्यादा कायल थे। ठीक है, वो फ्रीडम चाहते थे, वो सेकुलैरिटी चाहते थे, वो लिबर्टी चाहते थे। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने इस यहाँ पर जो मेटरनिक नीति थी उसका सपोर्ट करा, और उसको सपोर्ट करने के चक्कर में ये अपने देश के जो लीडर्स थे उनका ही सपोर्ट खो बैठे। ठीक, असंतुष्ट कर दिया सॉरी। लुई फिलिप अपनी दुर्बल नीतियों के कारण बेल्जियम और पूर्वी समस्या के मामलों में इंग्लैंड के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना कर सका, जिससे फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव को गहरा आघात पहुंचा और फ्रांस की जनता लुई फिलिप से घृणा करने लगी। जैसा कि हम जानते हैं, फ्रांस के लोग बहुत ही स्वाभिमानी टाइप के होते हैं। तो एक तरह से जब जो इंग्लैंड था उसने एक तरह से युद्ध की घोषणा करी, तो यहाँ पर जो लुई फिलिप थे फ्रांस के राजा, वो तो डर के मारे बैठ गए। तो जो फ्रांस की जनता है उन्होंने दोस्तों यहाँ पर अपने आप को अपमानित फील करा। ठीक है, तो एक तरह से ये कारण था जिससे जो जनता थी, फ्रांस की जनता, वो एक तरह से लुई फिलिप के खिलाफ हो गई और लुई फिलिप ने अपनी जनता का सपोर्ट खो दिया। मेटरनिक से मित्रता करके लुई फिलिप ने फ्रांस के उदारवादियों और गणतंत्रवादियों को अपना शत्रु बना लिया, जैसा कि हम बता चुके। लुई फिलिप ने फ्रांस में मतदाताओं की संख्या 2 लाख से अधिक बढ़ाना स्वीकार ना किया, जिससे फ्रांस के उदारवादी उससे रुष्ट हो गए। पहले 1 लाख थी, 1 लाख से 2 लाख कर दी, मगर जो उदारवादी लोग कह रहे थे वो कह रहे थे कि कुछ और भी हैं जो, और इसके बावजूद भी कुछ वर्ग थे जिनको वोटिंग राइट उपलब्ध नहीं था। तो जो उदारवादी लोग थे, वहाँ के जो क्रांतिकारी ग्रुप थे, तो वो चाहते थे कि आप इस संख्या को और बढ़ाएं, क्योंकि वो हमारे देश में रहते हैं और उनको हक है लीडर्स को चुनने का। तो इस बात पर दोस्तों लुई फिलिप तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से जो उदारवादी दल के नेता थे, क्रांतिकारी लोग थे, वो उनसे रुष्ट हो गए। लुई फिलिप ने देश में श्रम व शिक्षा संबंधी सुधार लागू न करके जनसाधारण की सहानुभूति खो दी। ठीक, शिक्षा का ज़्यादा प्रसार नहीं करा, ये था। लुई फिलिप की सुनहरी मध्यम नीति केवल फ्रांस से धनी व्यक्तियों के लिए ही लाभदायक सिद्ध हुई। जनसाधारण इस नीति से कोई लाभ ना उठा सका। ये कारण अंत में 1848 की क्रांति ने फ्रांस में लुई फिलिप का शासन का अंत कर लिया। लुई फिलिप की दुर्बलता असफल नीति 1848 की क्रांति हेतु जिम्मेदार थी। तो यहाँ पर एक तरह से दोस्तों हमने लुई फिलिप का कैरेक्टर भी देख लिया, और जाहिर सी बात है लुई फिलिप डायरेक्टली इन सब स्थितियों का जिम्मेदार था। तो यही दोस्तों 1848 के कारण
बनते हैं, 1848 की फ्रांस की क्रांति के कारण बनते हैं। फ्रांस की 1848 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की दुर्बल और असफल नीति थी। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस को एक योग्य और प्रतिभाशाली शासक की आवश्यकता थी। उसने अपने कुशल नेतृत्व से देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को संतुष्ट करके शांति और सुव्यवस्था की स्थापना कर देता। लेकिन लुई फिलिप एक साधारण प्रतिभा का व्यक्ति था, उसमें दूरदर्शिता और योग्यता का अभाव था। उसकी गृह और वैदेशिक नीति पूर्णतः विफल रही। उसने सुनहरी मध्यम नीति अपनाकर फ्रांस की अधिकांश जनता को अपना विरोधी बना लिया। उसकी दुर्बल नीति के कारण फ्रांस के राष्ट्रीय सम्मान और वैदेशिक गौरव को गहरा आघात पहुंचा। बेल्जियम और पूर्वी समस्या के मामले में इंग्लैंड के विदेश मंत्री पामस्टन के विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर सका। उसने मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति का समर्थन किया। ये सब कुछ कारण है दोस्तों। इटली, पोलैंड और स्विट्जरलैंड के क्रांतिकारियों को कोई सहायता ना दी, क्योंकि मेटरनिक के खिलाफ ये लड़ रहे थे। और मेटरनिक का सपोर्ट दोस्तों यहाँ पर लुई फिलिप ने करा, जिससे फ्रांस के क्रांतिकारी उससे प्रबल विरोधी बन गए। लुई फिलिप ने जो सुधार किए भी उससे केवल मध्यम वर्ग को ही लाभ पहुंचा, साधारण वर्ग उसके सुधारों से कोई लाभ ना उठा सका। इन बातों के कारण ही लुई फिलिप का पतन होना अनिवार्य हो गया और उसका पतन लाने में 1848 ईस्वी की क्रांति ही सहायक विफलता क्रांति सिद्ध हुई। ठीक, तो ये दोस्तों कारण थे आपके 1848 की क्रांति के, और यहाँ पर हमने इसके साथ ही लुई फिलिप के बारे में जान लिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ में आया होगा। अगर वाकई आपको अच्छी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।